नमस्कार, मैं अजीत कुमार हिंदी साहित्य सम्मेलन गुरारू शाखा के अंतर्गत आप सबका परिचर्चा भाग 8 में स्वागत है। आज का विषय है इम्तिहान पूर्व व पश्चात परीक्षार्थियों की मनोदशा। आज हमारे बीच परिचर्चा में उपस्थित हैं रामध्यान कुमार जी, जो बीएससी फाइनल कर चुके हैं। इनसे हम जानेंगे कि परीक्षा के पूर्व और पश्चात विद्यार्थियों की क्या मनोदशा होती है, क्योंकि ये उस दौर से गुजर चुके हैं। और दूसरे हमारे बीच उपस्थित हैं अभिषेक कुमार जी, जो 12th क्लास के परीक्षार्थी हैं और महज 7 दिन बाद 12th क्लास की एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। तो हम इनसे भी जानेंगे कि एक परीक्षा नज़दीक आ चुकी है तो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी साल भर मेहनत करते हैं, जो भी कोर्स होता पूरा करते हैं और उनकी जितनी पढ़ाई किए हैं, जितना पढ़े हैं, उसका मूल्यांकन परीक्षा में ही होता है कि आप कितनी अच्छी तरह से तैयारी कर चुके हैं। तो हर किसी का जीवन में इम्तिहान होता है, तो परीक्षार्थी का भी जीवन में इम्तिहान होता है। ये पहला पड़ाव होता है मैट्रिक, उसके बाद दूसरा पड़ाव होता है इंटर, 12th। तो दूसरे पड़ाव की ओर आ चुके हैं और दहलीज पर कदम रख चुके हैं। तो इनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह का महसूस कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल अभिषेक जी से ही है कि 12वीं का इम्तिहान शुरू होने में मात्र 7 दिन रह गए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? एग्ज़ाम का पहले जो फीलिंग हो रहा है वो मन में डर सा बना हुआ है। डर का कारण रहता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, या फिर मतलब हम एग्ज़ाम अच्छा से दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। एग्ज़ाम जो 12th का रहा है, स्टूडेंट इसमें अपने साल भर की मेहनत को रिप्रेजेंट करते हैं और इससे जो मार्क्स मिलता है वो ज़िंदगी भर का हमेशा होता है। जैसा कि स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम के पहले फीलिंग करते हैं कि हम अच्छा से दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही उनके किसी स्टूडेंट के हाथ कांपने लगते हैं या फिर उनको मन में घबराहट से फीलिंग होती है। तो इससे दूर रहना चाहिए स्टूडेंट को। हम अच्छा सोचना चाहिए मन में कि हम हैं और सब स्टूडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड आएगा तो सिर्फ मेरे लिए हार्ड है, सभी के लिए, सबके लिए क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे लिए हार्ड है तो हम ऐसा डिप्रेशन में स्टूडेंट चला जाता है इसी कारण। तो इम्तिहान से एग्ज़ाम देना चाहिए और इसमें डरने की बात नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम जहाँ तक है तो क्वेश्चन सिलेबस से आता है, कंपटीशन नहीं रहता है कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के हार्ड क्वेश्चन आता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं ज़्यादा टफ नहीं होते। अगर अच्छा से मेहनत किया जाए तो अच्छा परसेंटाइज ऑब्टेन कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल यही एग्ज़ाम का फीलिंग पहले रहता है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि यदि तैयारी अच्छी है, पूरी तरह से तैयारी है, तो जिस तरह का भी क्वेश्चन आए उसको आप लिख सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा अगला सवाल है रामध्यान जी से कि आप इस दौर से गुजर चुके हैं, 12th के एग्ज़ाम दे चुके हैं, अच्छा अंक भी प्राप्त कर चुके हैं। तो आपसे मेरा सवाल है कि इम्तिहान पूर्व तो थोड़ा डर लगा रहता है, हर किसी को डर लगा रहता है कि किस तरह क्वेश्चन आएंगे, कैसे लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो जब इम्तिहान ख़त्म हो जाती है तब कैसा महसूस होता है? इम्तिहान क्योंकि इस दौर से गुजर चुके हैं, आपकी इम्तिहान ख़त्म हुई थी तब कैसा महसूस कर रहे थे? इम्तिहान ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट रिलैक्स महसूस
महसूस करता है। जब स्टूडेंट को एग्ज़ाम से पहले टारगेट रहता है कि ये सब्जेक्ट में इतना मार्क्स का बन जाएगा तो ठीक है, तो जब उसको अपना टारगेट के हिसाब से वहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। यदि टारगेट से ज़्यादा सॉल्व हो गया और ज़्यादा खुशी होती है। और जैसे सभी विद्यार्थी की एक जैसा तैयारी नहीं होती है, तो कुछ अच्छा से लिख भी पाते हैं, कुछ अच्छी तरह से नहीं भी लिख पाते हैं। तो उनके जो नहीं लिख पाते हैं अच्छी तरह से, पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं, उनको मतलब किस तरह की फीलिंग होती है, कैसा खुशी महसूस करते हैं वो, मतलब थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ नजर आता है या ऐसा कुछ नहीं रहता है? जो स्टूडेंट का जो है उसका मन मुताबिक परीक्षा नहीं आता है, या कोई ऐसा भी स्टूडेंट होता है जिसका मैंने पास मार्क भी नहीं बनता है, उसको तो और ज़्यादा टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन टाइप में ज़्यादा सोचने लगता है। ज़्यादा सोचने लगते हैं तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, जो पेपर गया उसके अगला पेपर पर ध्यान देना चाहिए, ताकि डिप्रेशन में जाने के बाद अगला पेपर भी सही। अब जब लिख दिए हैं तो लिखने के बाद तो कुछ होगा नहीं, जो रिजल्ट आना होगा वही आएगा। सोचने से कोई कुछ होने वाला नहीं है ना, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद देखा जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छी बात कही कि सोचने से कुछ तो होने वाला है नहीं, अब रिजल्ट खराब होगा तो होगा, हम अगली बार तैयारी करेंगे। तो फिर भी परीक्षार्थी लोग परीक्षा देने के बाद बहुत ही रिलैक्स महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं, क्योंकि वो साल भर या 2 साल पूरा मेहनत से जोर शोर से लगे रहते हैं और उनको हमेशा टेंशन बना रहता है कि उनको इतना कोर्स कंप्लीट करना है, इतना पढ़ना है, और परीक्षा के बाद हम रिलैक्स महसूस करते हैं कि यार हमको कुछ पढ़ना नहीं है। अब पढ़ना तभी है जब रिजल्ट आएगा, या पढ़ना भी है तो अभी उतना प्रेशर नहीं है कि इतना पढ़ लेना है। तो इस तरह से भी स्टूडेंट लोग थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। तो मैं अगला सवाल की ओर चलता हूँ, और मेरा अगला सवाल अभिषेक जी से है कि 2020 में लगभग पूरा साल लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद रहे, तो ऐसे में आपने कैसे तैयारी की? जब स्कूल खुले नहीं थे, कॉलेज खुले नहीं थे, कैसे पढ़ते थे? जहाँ तक तैयारी की बात है तो इस साल का एजुकेशन जो है कोविड-19 की वजह से पूरा ठप सा पड़ गया है। तो ऐसे में मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपने तैयारी एग्ज़ाम में लगा हुआ था। तो ऐसे जो कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम जो ऑफलाइन क्लास थे वो बंद कर दिए गए थे बिहार सरकार द्वारा। तो ऐसे में स्टूडेंट जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट थे तो सरकार के द्वारा आदेश आ रहा था कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। तो हर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के पास तो खैर ऑनलाइन क्लास करने के लिए लैपटॉप या और किसी माध्यम अवेलेबल नहीं रहता। तो ऐसे में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता। मेरे पास भी खैर लैपटॉप नहीं था, लेकिन किसी तरह से पैसा जुगाड़ किए और एक फ़ोन लिए, लगभग उसका कॉस्ट 11,000 रुपये है, और उसी फ़ोन से हमने तैयारी की। हमारे टीचर जो हैं ऑफलाइन क्लास बंद हो चुका था तो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की। तो सरकार की तरफ से भी क्लास शुरू किए जा रहे थे ऑनलाइन, तो क्या इंटर का भी 12th का भी क्लास चल रहा था बोर्ड की तरफ से या नहीं? बोर्ड की तरफ से ऐसे शुरू किया गया था, लेकिन मतलब बहुत अंत में लगभग अक्टूबर में शायद किया गया था। तो इस वर्ष से पहले स्टूडेंट जो बोर्ड जो सरकारी गवर्नमेंट चला रहे थे तो ज्वाइन नहीं कर रहा था। इसका कारण है कि उससे पहले कोचिंग सेंटर हम लोग शुरू कर चुके थे। हाँ, शुरू कर चुके, तो वही ज्वाइन सब कर चुके थे। वैसे भी जो सरकारी कॉलेज में है उस सर सब्जेक्ट का तैयारी नहीं हो पा रहा। अच्छा, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन चलाया जा रहे थे वो सफिशिएंट नहीं था, यानी उससे बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए प्राइवेट कोचिंग का सहारा लेना पड़ा ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन से और
ऑनलाइन क्लास कैसे होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में बहुत डिफरेंट होता है। ऑनलाइन क्लास में जो है हम अपने कमियों को या हमारे अपने जो क्वेश्चन होते हैं पढ़ाते समय वो हम तुरंत वहाँ पे सर के पास रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो ऑफलाइन क्लास में होता था तो वहाँ से क्लासरूम में तुरंत हम अपने सर के पास राइज क्वेश्चन करते थे तो वहाँ हमारे आंसर मिल जाता था। लेकिन ऑनलाइन में हम उतना सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। यानी ऑनलाइन में दिक्कत होती थी, जो आपके अंदर जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं वो सवाल हम पूछ नहीं सकते थे। लेकिन ऑफलाइन में है कि जो भी सवाल आपके मन में आया आप तुरंत पूछ सकते हैं। तो इसमें बेनिफिट होता था कि वो तुरंत क्लियर हो जाता था। लेकिन ऑफलाइन में उसको क्लियर करने के लिए बहुत समस्याएं आती होगी, दोस्तों से पूछना पड़ता होगा या फिर उस सर से क्वेश्चन भेजना पड़ता होगा कि इसका जवाब दीजिए, तो काफ़ी टाइम लग जाता होगा। इससे समस्याएं तो आती होगी, बहुत आई होगी समस्याएं। और यहाँ तक कि मतलब जैसे हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में नेटवर्क की भी बहुत रहता था। कभी क्लास किए किसी दिन तो किसी दिन नहीं कर पाए थे, क्योंकि नेटवर्क किसी के कारण नेट नहीं चलने से हमारा क्लास छूट जाता था। तो जो ऑनलाइन चलता था जो छूट जाता था बाद में पढ़ सकते थे या नहीं पढ़ सकते थे? जैसे हम सभी स्टूडेंट वहाँ पे जुड़े हुए रहते थे ऑनलाइन क्लास में, माने कि हमारे यहाँ नेट नहीं चला तो मेरा किसी और के पास चल रहा हो, और वो सब पढ़े। स्टूडेंट ज्वाइन रहते हैं तो फिर वो क्लास सर नहीं दे पाते थे। तो सेव नहीं होता था जो बाद में भी हम दे सकते हैं? नहीं, सेव नहीं हो पाता था इसमें। जो ऑनलाइन पढ़े तो पढ़े, नहीं तो खत्म हो गया। यस। फिर दूसरे विद्यार्थियों ने यानी दोस्तों से हेल्प लेना पड़ता और होगा किसी और क्या पढ़ाई हुई थी। यस। तो ये तो समस्याएं हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में, बहुत अंतर है। क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे खुल के सीख पाते हैं, पूछ पाते हैं सवाल, जो ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि बहुत फर्क है दोनों में। तो मैं अगला सवाल की ओर चलता हूँ। अगला सवाल मेरा रामध्यान जी से है कि जैसा कि देखा जा रहा है कि आजकल कदाचार मुक्त नहीं बल्कि कदाचार युक्त परीक्षाएं हो रही हैं बिहार में। तो ऐसे में पढ़ने वाले विद्यार्थी कहाँ तक प्रभावित होते हैं? पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि जब जो ना पढ़ने वाला स्टूडेंट है और किसी तरह से चीटिंग करके पढ़ने वाला स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब तक मैंने कम नंबर आता है उससे तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं है और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उससे ज़्यादा मार्क्स ले आता है, कदाचार करके ज़्यादा ले आता है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट पढ़ने वालों का मनोबल घट जाता है, बहुत घट जाता है पढ़ने वालों का। तो कदाचार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कदाचार नहीं होना चाहिए। कदाचार से जो है पढ़ने वाला स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। कदाचार होने में कौन जिम्मेदार है? किसकी जिम्मेदारी है कि कदाचार को रोक सकती है, रोक सकते हैं कि सरकार रोक सकती है? इसके मतलब कमी से कदाचार हो रही है। कदाचार तो सरकार की कमी से हो रही है। सरकार के पास जो है बहुत सारा सुविधा है, प्रशासन भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। हाँ, तो यदि ऊपर से यदि मैंने कड़ाई रहेगा एक दूसरे पर प्रेशर देगा तो नीचे वाला भी खड़ा रखेगा एकदम, रोका जा सकता है। हाँ, और कदाचार मुक्त हो जाएगा तो स्टूडेंट भी मेहनत करेगा। बिल्कुल सही बात है। और जो है तो हम देखा जा रहा है कि कदाचार होने से अच्छे अंक तो ले आते हैं लेकिन लाइफ में अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो कदाचार मुक्त परीक्षा होनी ही चाहिए। कदाचार मुक्त परीक्षा हो तो विद्यार्थी पढ़ेंगे, पूरी तरह से तैयारी करेंगे और वो अच्छा अंक लाएंगे और अच्छा नॉलेज हासिल करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ डिग्री हासिल करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए बल्कि नॉलेज हासिल करना लक्ष्य होना चाहिए। जब हमारे अंदर नॉलेज होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। कोई भी एक काम हम करेंगे तो हम उस काम को अच्छे ढंग से करेंगे और उस काम में हम आगे बढ़ेंगे।
तो और सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं और लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है कदाचार विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि ये पिछड़ने का एक कारण भी है स्टूडेंट्स को। और जो क्वालिटी होना चाहिए पढ़े लिखे इंसानों में वो क्वालिटी नहीं आ पा रही है, यही मुख्य कारण है। और देखा जाता है कि कॉलेजों में और सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट नाम लिखवा लेते हैं लेकिन कभी जाते नहीं हैं और सिर्फ परीक्षा देने जाते हैं। अब सिर्फ परीक्षा देने से कितना सीख पाएंगे आप लोग सोच सकते हैं, और कितना उसके अंदर क्वालिटी आ पाएगी। बहुत स्टूडेंट तो किताब का नाम भी नहीं जान पाते हैं कि क्या कोर्स है, और फिर भी वो कदाचार करके अच्छे अंक लाते हैं, अच्छा डिवीजन ले आते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि देखा जाता है कि बड़े बड़े कंपटीशन में भी कदाचार हो रहे हैं। कदाचार कई तरह के होते हैं, जैसे क्वेश्चन लीक होना भी एक कदाचार है, किसी को इस जगह पे बैठाना, स्कॉलर बैठाना भी एक कदाचार है। इस तरह की आजकल की घटनाएं बहुत हो रही हैं और कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी अच्छे जगह पे पहुंच जा रहे हैं, जिनको जाना चाहिए वहाँ वो नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण जो व्यवस्थाएं हैं बिगड़ती जा रही हैं और सारे चीज़ जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात कही आपने। तो मैं अगला सवाल की ओर चलता हूँ, और अगला सवाल मेरा अभिषेक जी से है कि आप भी एक परीक्षार्थी हैं, तो आप अपने दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे इस परीक्षा के बारे में? जहाँ तक एग्ज़ाम की बात होती है तो इससे स्टूडेंट एक घबराहट से रहता है कि एग्ज़ाम आ रहा है, कैसा एग्ज़ाम जाएगा। तो जहाँ तो मेरा अनुभव, मैंने 2019 में मैट्रिक एग्ज़ाम दिया था, तो उस अनुभव के मान से यही अनुभव मेरे पास है कि एग्ज़ाम मैंने इत्मीनान से देना चाहिए कि मेरी तैयारी अच्छी है, तो मैं वहाँ क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाऊँ। और जो मोटिवेटेड रहते हैं स्टूडेंट और वहाँ जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो किसी स्टूडेंट से बातचीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी वहाँ पे स्टूडेंट से मैंने क्वेश्चन आंसर किए तो वहाँ पे मतलब इस तरफ से उस तरफ क्वेश्चन आंसर करने से थोड़ा एक दूसरे से कंपेरिजन में लो हाई हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। और जो अब एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। और ये भी एक ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ हम अपने मेहनत से स्टूडेंट जो भी एग्ज़ाम मतलब मेहनत जो करके गया हो वहाँ, तो एक मतलब मोटिवेटेड की तरह एग्ज़ाम दें कि पूरा हम क्वेश्चन पूरा सोल्व कर और अच्छे यानी विश्वास के साथ एग्ज़ाम देना चाहिए। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही है अभी आपने कि वहाँ जब सेंटर पे जाते हैं तो सेंटर पे आपके अंदर जो तैयारी है उसमें आप संतुष्ट रहिए, किसी के साथ कंपैरिजन मत करिए, क्वेश्चन आंसर नहीं करिए कि वो इतना जानता है हम इतना जानता है। उससे अपने आप में थोड़ा सा हीन भावना महसूस होगी और हो सकता है कि मैं अच्छे से नहीं लिख पाए। तो आपकी जितनी भी तैयारी है उसमें संतुष्ट होकर आप एग्ज़ाम दीजिए और अच्छा आएगा। जो भी आप तैयारी किए हैं अच्छा किए हैं और अच्छा ही होगा, यही उनका कहना था। तो मैं अगला सवाल की ओर चलता हूँ, और अगला सवाल मेरा राम ध्यान जी से है कि आप परीक्षार्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? परीक्षार्थियों को सलाह मैं ये देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के पहले रिलैक्स हो जाइए, और एक बात ध्यान में रखिए कि एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आएगा जो मैंने पढ़ा है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और ऐसा ना है कि मैंने टेंशन ले लेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। टेंशन लेने से जहाँ तक काम बिगड़ता है, तो टेंशन स्टूडेंट को नहीं लेना चाहिए और प्लान करना चाहिए कि जो क्वेश्चन आएगा उसको मैंने किस तरह से और कितना टाइम में बनाना है, और जो क्वेश्चन
डिफेंस में उसको किस तरह से लिखना है, बिल्कुल। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको किस तरह से मैंने वहाँ बनाना है, मैंने एग्जाम किस तरह से देना है उसको माइंड में कब पहले से कर लेना पहले से चाहिए, मैंने प्लान कर लेना प्लान चाहिए कर लेना चाहिए सेंटर सही बात है। से जाने से पहले। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने कि कम से कम परीक्षा देने जा रहे हैं और साल भर या 2 साल मेहनत किए हैं, तो उससे पहले हमें परीक्षा का पैटर्न भी देख लेना चाहिए, किस तरह का पैटर्न परीक्षा में क्वेश्चन किस पैटर्न पर आएंगे, और उस तरह से वो आप प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ताकि हमको किस क्वेश्चन का किस तरह का कितने समय में आंसर देना है। समय वहाँ लिमिट होता है, आप समय के अनुसार जानते हुए भर में समय के अनुसार क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो समय ज़्यादा होने पर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए समय का भी ध्यान में रखना है और उसके अनुसार ही क्वेश्चन को हल करना है। कुछ क्वेश्चन अच्छी तरह से आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन में संदेह भी होगा, कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत आ रहे होंगे, तो उसे भी आपको पूरा करना है। तो किस तरह से पूरा करेंगे, पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो आज हम परिचर्चा भाग 8 में इम्तिहान पूर्व और पश्चात परीक्षार्थियों की मनोदशा पर परिचर्चा कर रहे थे। तो हमारे बीच 2 परिचर्चाकार ने भाग लिए और इस परिचर्चा को आप फेसबुक के अलावे यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है हिंदी साहित्य सम्मेलन गुरारू। इस चैनल पर आप सारी परिचर्चा देख सकते हैं। तो आप हमारे परिचर्चा में भाग लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।